सभी साथियों का स्वागत है अभिनंदन हमारे YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया आप सभी साथी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथियों, बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित, जो आप सभी साथियों को पता है कल महत्वपूर्ण जानकारी विभाग की तरफ से निकल कर आई। यानी जो जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से एक प्रश्न पूछा गया था विभाग की तरफ से कि रिविजिट की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा विभाग की तरफ से कि नहीं किया जाएगा, तो उस पर आप सभी साथियों को पता है स्पष्ट रूप से जो है निर्देश निकलकर सामने आया बेसिक शिक्षा सचिव का। अब सबसे बड़ा जो सवाल उठकर सामने आ रहा है कि जो रिविजिट की प्रक्रिया उसे सरकार क्यों नहीं करना चाह रही है, और अगर नहीं करना चाह रही है तो उस प्रक्रिया से ना होने की प्रक्रिया के कारण जो है 6800 लिस्ट या उत्तर कुंजी या अन्य जो भी मुद्दे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उनका निस्तारण कैसे होगा। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिविजिट ना होने का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। साथियों, सभी साथी को पता है कि जो है सरकार और विभाग के पास एक ही विकल्प है, या तो लिस्ट को रिविजिट करे, जैसे हमने पूर्व में कहा। अगर रिविजिट नहीं करती है तो कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ रुख करेगी, क्योंकि 3 महीने का समय पूर्ण होते देखने पर सरकार जो है स्पष्ट रूप से अब कोर्ट में जाएगी। किसी भी तरीके से रिविजिट की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया जाएगा। अब रिविजिट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के विभाग इसलिए स्पष्टता जाहिर नहीं कर रहा है क्योंकि स्पष्ट रूप यही है कि डबल बेंच से फिर स्टे लग जाएगा और सिंगल बेंच के जजमेंट को जो है कहीं तरीके से बेसिक विभाग नहीं मान सकेगा। तो कहीं ना कहीं विभाग चाह रहा है कि किसी भी तरीके से उसके रास्ते बंद ना हो, क्योंकि अगर अंततः सरकार नहीं कोर्ट जाना चाहेगी तो रिविजिट की प्रक्रिया को भी अंजाम दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही विचारणीय विषय है। और हम आपको अवगत करा दें कि रिविजिट ना होने से बहुत बड़ा प्रभाव आप सभी साथियों को पता है 6800 लिस्ट पर होने जा रहा है। साथ ही साथ उत्तर कुंजी प्रकरण जो अभी तक फंसा हुआ मैटर उस पर होने जा रहा है। अगर कोर्ट से स्टे हो जाता है तो कहीं ना कहीं पूर्व की चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और डबल बेंच में चीज़ें स्पष्ट होती दिखें। इसको लेकर के लगातार सुनवाई होने की जो बात थी उसमें जो अगली सुनवाई होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। उस महत्वपूर्ण सुनवाई से स्पष्ट हो जाए कि विभाग की मंशा अब स्पष्ट रूप से क्या है, क्योंकि सरकार की मंशा अभी स्पष्ट नहीं हो रही है। सरकार ये नहीं चाह रही है किसी भी तरीके से जो उसकी गलतियां हैं पुरानी भर्ती में की गई हैं उसको तथ्यात्मक रूप से उजागर किया जाए, और उजागर होने पर कई सारी चीज़ें दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि 67,867 की मूल चयन क्या है इसकी जो है स्पष्ट करना पड़ेगा। किसी भी तरीके से सरकार ये नहीं चाहती है कि वो 67,867 जो है उसका मूल चयन दिखाए, क्योंकि मूल चयन से बहुत सारी चीज़ें उजागर होने वाली हैं। इसको लेकर के विभाग यही चाह रहा है किसी भी तरीके से ये मामला डिसाइड हो जाए, कोर्ट के माध्यम से डिसाइड हो जाए, लेकिन लिस्ट को रिविजिट ना करना पड़े, विदाउट रिविजिट की यही हो जाए। अगर कोर्ट आदेश करता है कुछ याची लाभ की गुंजाइश का, उसका भी सरकार विकल्प खोजने का प्रयास करेगी, लेकिन जो चीज़ें सिंगल बेंच में कही गई उस पर जो है यही बताया गया है कि मामला डबल बेंच में लंबित है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने बचाव में, विभाग अपने बचाव में ये चीज़ें कह रहा है। अब सबसे बड़ी बात है 6800 लिस्ट और उत्तर कुंजी का हल अब कैसे होगा, क्योंकि 6800 लिस्ट का जो लोकस था वो स्पष्ट रूप से अब लगभग खत्म होता दिख रहा है। अब 6800 साथियों का प्रयास यही है कि वो एटीआरई के पर ही लड़ाई लड़ें, जिससे जो है जीत सुनिश्चित हो और कहीं ना कहीं उसमें हमारे समस्त साथियों का जो है हित अहित जो भी कुछ है वो स्पष्ट हो, और कहीं ना कहीं यह चीज अब स्पष्ट रूप से बनना पड़ेगा, क्योंकि जो रास्ते बाहर के थे कहीं ना कहीं उनके विकल्प अब नहीं दिख रहे हैं, और उनको विकल्पों पर ना तो विभाग विचार कर रहा है ना सरकार विचार कर रही है। तो आखिरी रास्ता कोर्ट ही बचा है, कोर्ट में भी जाना अनिवार्य है। अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए कोई ना कोई उपाय जरूर कोर्ट का आदेशित होगा, कोर्ट के लिए कोई ना कोई न्याय जरूर देगा। अगर देगा तो बहुत ही सटीक रहेगा। जो बेंच फिलहाल में सिंगल बेंच से डबल बेंच में मामला सुना जा रहा है उसमें राजन राय सर हैं, और राजन राय सर इस मुद्दे से बहुत सही तरीके से जानते हैं और इस मुद्दे में सुनवाई भी कर चुके हैं सिंगल बेंच में। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा उनकी बेंच में जुड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि अगली सुनवाई में क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। तो उत्तर कुंजी का फिलहाल अभी कोई महत्वपूर्ण निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। अवमानना बात पर जो 10 दिनों का समय हो दिया गया था उसकी सुनवाई जल्द होने जा रही है, उसमें सरकार प्रक्रिया क्या चल रही है उस पर विचार करेगी, और कहीं ना कहीं उसका प्रारूप दे दिया गया है कि हम किसी भी तरीके से लिस्ट को रिविजिट नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं हम कोर्ट में जो मामला लंबित है उसका वेट करेंगे कि सुनवाई के बाद क्या चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें उत्तर कुंजी मैटर को उलझाने के लिए की जा रही हैं विभाग की तरफ से, और स्पष्ट रूप यही कह रहा है कि उत्तर कुंजी में सरकार अभी नियुक्ति नहीं देना चाहती है। जिस प्रकार से सरकार को निर्देशित किया गया है उस प्रकार से देखने वाली बात होगी कि अगली सुनवाई में क्या कुछ स्पष्ट होकर बाहर निकल कर आता है। अब बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों की, जिसमें अयोग्य बेसिक शिक्षा अफसरों को हटाए जाने को लेकर के बड़ी आदेश कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आया है।
स्पष्ट रूप से आप सभी साथी देख सकते हैं, खबर के माध्यम से दिया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद को उन बेसिक शिक्षा अधिकारियों की जांच करने का निर्देश दिया है जिन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ग्रेजुएटी का भुगतान नहीं किया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये अधिकारी या तो इतने अयोग्य हैं कि इन्हें न्यायालय के आदेश की भाषा समझ में नहीं आती या फिर जानबूझकर आदेश का पालन नहीं करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार से अपेक्षा है कि अयोग्य अधिकारियों को हटाकर काबिल लोगों की नियुक्ति करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने देवरिया की सुनीता सिंह की अवमानना याचिका पर दिया। कोर्ट ने बीएसए देवरिया के खिलाफ अवमानना का आरोप तय करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही कि विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के लगभग 40,000 परिषदीय शिक्षकों को पुरानी पेंशन की उम्मीद जगी है। शिक्षकों ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT को प्रत्यावेदन देकर पुरानी पेंशन से लाभान्वित करने का अनुरोध किया है। इस पर NCERT के संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रशिक्षण डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को 27 अप्रैल को पत्र भेजकर नियमानुसार कार्रवाई को कहा है। यूपी में विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच का विज्ञापन नई पेंशन योजना लागू होने से लगभग 1.25 साल पहले 14 जनवरी 2004 को जारी हुआ था, लेकिन चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिसंबर 2005 और जनवरी 2006 में मिलने के कारण अब तक पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल सका है। इससे पहले भी शिक्षक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पुरानी पेंशन बहाल की लड़ाई लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। पिछले साल 28 जुलाई को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया था कि 1 जनवरी 2004 से पूर्व विज्ञापित पदों पर चयनित कर्मियों को पुरानी पेंशन का आदेश जारी करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को कानपुर देहात के रसूलाबाद में कहा कि उनकी पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है। इसके बिना सबका साथ और सबका विकास संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने स्वयं झाड़ू लगाई और सफाई कर्मियों के पैर धोए, लेकिन सरकार का काम धरातल पर कहीं नहीं दिखता। हर शहर कस्बे में गंदगी है। तंज कसते हुए कहा, यहाँ तक किसी के प्रकार सड़कों पर गड्ढों और सांडों के हमले से बचाते आए हैं। जब भी शहरों से गंदगी का सवाल पूछे तो मुख्यमंत्री केवल एक ही बात करते हैं, तमंचा। सपा अध्यक्ष ने कानपुर में महापौर प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया, यह भी भाजपा पर हमलावर रहे। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं जाति जनगणना को लेकर के सुर जो है मुखर किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का प्रारूप तैयार करने के लिए शासन ने 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। यह कमेटी आयोग का संशोधित प्रारूप तैयार कर रही है, जो निकाय चुनाव के बाद उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तुत करेगी। इसके बाद इससे जुड़ी आयोग आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी। शासन की ओर से प्रदेश में उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में शिक्षकों प्राचार्यों के चयन के लिए नए आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसी क्रम में उच्च शिक्षा के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर एम बोबडे ने नया प्रारूप तैयार करने के लिए 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। जो 12 सदस्यीय कमेटी गठित की गई उसके लिए आप सभी साथी देख सकते हैं, सभी के नाम यहाँ पर इंगित किए गए हैं और देख सकते हैं स्पष्ट रूप से सभी के नाम इंगित करने के साथ साथ यह आदेश भी जारी किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश निकलकर सामने आ रहा है नए शिक्षा चयन आयोग को लेकर के। अब बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही कि गुरुजी का कक्षा से ज़्यादा समय जो है डाटा फीड करने में बीत रहा है। देख सकते हैं लिखा गया, प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में इन दिनों अध्यापकों का ज़्यादा समय मोबाइल पर बीत रहा है। मोबाइल पर विभिन्न ऐप के जरिए विभागीय डाटा फीडिंग में व्यस्त रहते हैं। सुबह बच्चों की फोटो अपलोड करने से शुरू हुई उनकी दिनचर्या शाम को डाटा फीडिंग के साथ साथ समाप्त हो रही है। ऐसे में उन्हें पढ़ाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा पाता है। वर्तमान में विभाग के आधा दर्जन से अधिक ऐप पर स्कूल और बच्चों की जुड़ी सूचनाएं भेजने से शिक्षण कार्य बेपट रही है। इससे अध्यापक भी परेशान। उन्हें प्रेरणा DPT ऐप पर DPT से दी जाने वाली 1200 रुपये की राशि का विवरण भरना होता है। प्रेरणा यूपी पर जो है विद्यालय व छात्रों का डाटा और हाउस होल्ड सर्वे की फीडिंग करना होता है। नए बच्चों के रजिस्ट्रेशन में उनका नाम, जन्मतिथि, माता पिता की डिटेल, उनके आधार नंबर, खाता नंबर, बैंक खाता लिंक है या नहीं है, पता, पिन कोड, राशन कार्ड आज जानकारी फीड करनी होती। इस तरह हर ऐप पर डाटा फीडिंग में शिक्षकों में 15 से 30 मिनट तक का समय लगता है। ऑनलाइन बैठकें भी होती हैं, वह विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होते हैं। जूम पर ऑनलाइन मीटिंग से लेकर के प्रशिक्षण काम भी ऑनलाइन ही करते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है।
तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारियां और महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने चर्चा की है। आशा करेंगे आप सभी साथी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।